चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमने हिस्ट्री का कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, थोड़ी बहुत कहानी हमने जानी थी कि कैसे आगे कौन कौन सी चीज़ों को हमको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिलेबस के बारे में आपने जान लिया कि जो इतिहास है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया इतिहास जो है मेनली जो है 3 पार्ट में बटेगा। ठीक है, 3 पार्ट में, जिसमें सबसे पहला होगा हमारे पास प्री हिस्ट्री, उसके बाद होगा हमारे पास क्या, प्रोटो हिस्ट्री होगा, देन ठीक है हिस्टोरिकल एज होगा। डन। तीनों को बांटने का रीजन भी, एक कारण भी मैंने बताया कि भाई जो पहला हमारे पास पार्ट है जिसको हमने क्या कहा, प्री हिस्ट्री कहा, उस टाइम पर कोई भी एविडेंस आपको प्रॉपर रिटर्न एविडेंस नहीं मिले, लिखित रूप से कोई भी जानकारी नहीं मिली। जो भी जानकारी मिली है वो आपको पत्थर के रूप में, है ना, कोई उनके यूज करने वाले टूल्स के रूप में, औजारों के रूप में एविडेंस मिले हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉपर ऐसा रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है। इसके अलावा अगर हम देखें उसके बाद के समय में जब हम बढ़ते हैं तो वहां पर कुछ रिटर्न एविडेंस मिल जाते हैं, बट उस रिटर्न एविडेंस को नहीं पढ़ पाए, इसलिए हमने उसे पूरा हिस्टोरिकल एज में न रख के उसे हमने प्रोटो हिस्ट्री आदि इतिहास में रखा। और तीसरा एक टाइम पीरियड आया जिसको हमने क्या कहा, ठीक है, हिस्टोरिकल एज कहा, जहां पर रिटर्न एविडेंस मिले। और रिटर्न एविडेंस को बेस बनाकर हमने क्या किया, उसको भी 3 पार्ट में बांटा, जिसमें सबसे पहला पार्ट था एंशिएंट हिस्ट्री, फिर क्या था आपके पास मेडाइवल था, फिर आपके पास मॉडर्न था। ठीक है, जिसको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के नाम से हम जानेंगे। क्लियर है? ठीक। अब जो शुरुआत जो होगा, जैसे मैंने बताया था कि शुरुआती जो चीजें होंगी उसमें हमने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि प्री हिस्ट्री का समय कैसे था, उस समय का दौर कैसे था, उस समय के लोगों का रहन सहन कैसे था, ये सारी चीजों को हमको समझना है। और इसके अलावा जो एविडेंस है, जो आपके साक्ष्य जो मिल रहे हैं, कौन कौन से स्थानों पर कहां पर कौन कौन सी चीजें मिली हैं, इसके बारे में भी हमको जानना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो प्री हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री में जो इंसान था या जो मानव था वो केवल और केवल उस समय पर पत्थरों का यूज करता था, डन, स्टोन का यूज करता था। इसी कारण से उस टाइम पीरियड को जब हम प्री हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला पार्ट होता है पैलियोलिथिक, जिसको हम पूरा पाषाण काल कहेंगे। सेकंड हमारे पास क्या होता है, मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक कहेंगे। तीसरा होता है हमारे पास क्या, नवपाषाण काल। क्लियर है? पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, जिसमें लिथिक का मतलब ही होता है क्या, स्टोन। क्लियर है? और हिंदी में जो पाषाण हम कह रहे हैं उसका मतलब ही क्या होता है, पत्थर। क्लियर है? तो पत्थरों के आधार पर हमने क्या किया, प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। और इस पूरे टाइम पीरियड को, प्री हिस्ट्री को हम स्टोन एरा या स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि पूरी चीजें पत्थरों पर बेस्ड चलेंगी। क्लियर है? क्योंकि इस समय पर कोई भी मेटल, किसी प्रकार के धातु के बारे में हम कहें तो उस समय आदि मानव को कोई भी जानकारी नहीं थी। क्लियर है यहां तक? ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि जब हम प्री हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो प्री हिस्ट्री में सबसे पहले हमने जाना एक इतिहास के पिता के रूप में हम हेरोडोटस को जानते हैं, जिसने पूरे इतिहास की शुरुआत की। और जब हम फादर ऑफ प्री हिस्ट्री की बात करेंगे कि एक्चुअल में जो ये प्राग इतिहास या स्टोन एज के बारे में जिसने शुरुआत की, उसके बारे में बात करेंगे तो मैंने बताया था आपको कि 1863 में एक रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम का एक व्यक्ति होगा जो पल्लावरम नाम के प्लेस पर जाएगा और उसको पहली बार क्या मिलेगा, हैंड एक्स मिलेगा। और हैंड एक्स मिलने के बाद ही उसने कड़ियों को जोड़ता गया और कड़ियों से कड़ियां मिलती गई, यानी कि बोलना चाहिए पत्थर अलग अलग मिलते गए, कहीं बड़े पत्थर कहीं छोटे पत्थर मिलते गए। उसके आधार पर उसने बताया कि ये जो दौर है ये स्टोन एज होगा और इसको हम अलग अलग पार्ट में बांटते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करने वाला कौन हो गया, रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने शुरुआत किया, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री कहेंगे, प्राग इतिहास के पिता के रूप में जानेंगे। कौन, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और फादर ऑफ हिस्ट्री बोलेंगे तो किसको बोलेंगे हम, हेरोडोटस को। आ जाइए।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हिस्ट्री का ये क्या हुआ, हमारे पास एक प्रकार से डिवीजन हुआ, और डिवीजन भी हुआ तो उसके बारे में मैंने टाइम पीरियड भी बताया था। तो अगर पूछूं आपको कि जो हमारा प्री हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है, पैलियोलिथिक एज जिसको हमने कहा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा बताइए? कितना? 2.5 लाख से 10,000 बीसी तक। डन। काउंटिंग उल्टा चलेगा, बीसी चल रहा है इसलिए उल्टा चलेगा। डन। उसके बाद मिजोलिथिक 10,000 से 5,000। उसके बाद नियोलिथिक में 5,000 से 3,000। अच्छा, ये कुछ कुछ बुक्स में अलग अलग थोड़ा नजर आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई रिटर्न एविडेंस तो नहीं मिले हैं, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग जो आंकड़े मिलते गए उसके हिसाब से सेट किया गया है। ठीक, तो एग्जैक्ट एग्जाम में भी आपको वैसा नहीं पूछेगा, बट ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए आपको टाइमलाइन पता होना जरूरी है। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो मैंने आपको बताया कि भाई प्री हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्रूस फूट हो जाएंगे, जो इतिहास या प्राग इतिहास की क्या करेंगे? प्री हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जो है पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर खोज होगी, और उस पर आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे, उसके बेस पर यहां पर डिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला जो टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या कहेंगे? यहां पर पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज कहेंगे। क्या कहेंगे? पैलियोलिथिक एज। डन। अब सबसे पहले पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो इस समय की खासियत क्या थी बताइए? ठीक है, क्या एविडेंस मिले, किस प्रकार की खासियत इस समय पर इनके फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे? ठीक है, बताओ तो, कल का किसी को थोड़ा बहुत याद होगा तो। हाँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो इनका लाइफ जो होता था, ये लोग केवल और केवल क्या करते थे? शिकार किया करते थे, हंटिंग किया करते थे। क्लियर है? शिकार करने का काम करेंगे, और इसके अलावा शिकार करके किसी भी जानवर को अगर मार रहे हैं तो उसको क्या करते थे? अपने गुफाओं में रखा करते थे, यानी फूड को वो लोग क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। डन। तो इस समय के आदि मानव को हम लोग क्या बोलते थे? खाद्य संग्राहक कहा करते थे। क्या बोलते थे इसको? खाद्य संग्राहक या फूड कलेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये केवल और केवल शिकार करना और भूख मिटाना और सो जाना, बस खाओ पियो सो, इतना ही काम इसका रहता था। डन। इसके अलावा ये रहने का काम कहां पर करते थे? जो गुफाएं हुआ करती थी, केव्स हुआ करती थी, उसमें वहां पर रहने का काम करते थे। और जो गुफाएं होती थी उन गुफाओं में कई बार आपको केव पेंटिंग्स भी, रॉक पेंटिंग्स भी आपको नजर आएंगी। क्लियर है क्या? ठीक है, रॉक पेंटिंग्स जो है, आदि मानव ने जो पेंटिंग्स बनाई थी वैसी पेंटिंग्स भी आपको यहां पर नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर जो इसने टूल्स यूज किए थे शुरुआत में, ठीक है, जो पत्थर उसने यूज किए थे तो बड़े बड़े पत्थरों का उसने यूज किया था। ठीक है, तो इस समय पर जो पत्थरों की भी बात करेंगे तो मेगालिथ यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का ये लोग क्या करेंगे? यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए आपको नजर आएंगे। क्लियर है? और जो पत्थर होते थे वो विशेष रूप से एक पत्थर होते थे जिसको क्वार्टजाइट भी कहा गया है। क्या कहते हैं? क्वार्टजाइट पत्थरों का ये लोग क्या करते थे? यूज करते हुए नजर आएंगे। क्लियर है? इस समय पर हम अगर बात करें तो इनको फायर के बारे में जानकारी हो गई थी। डन। फायर को इन्होंने डिस्कवर कर लिया था, बट फायर का इनको यूज नहीं पता था। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि बात भाई, आपके सामने ही मान लो पेट्रोल आपको मिल गया, ठीक है, पेट्रोल मिल गया, बट पेट्रोल से गाड़ी चलती है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो पेट्रोल का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही उस समय पर इनके पास फायर के बारे में, आग के बारे में जानकारी थी, बट आग में कोई चीज को पका के खाना है इसके बारे में इनको नॉलेज नहीं था। तो फायर का डिस्कवर यानी कि अग्नि की खोज इस समय पर कर दी गई थी, बट इसका यूज के बारे में अगर हम देखें तो इसके प्रयोग के बारे में इनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। क्लियर है क्या? ठीक, आप कैसे एकदम लाइन से एक एक करके आते हैं? हैं? हॉर्मोज जो स्टेट में नहीं फंस गए थे? हैं? ठीक है, चलो देखो भाई, तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि भाई इस समय पर जो इंसान होंगे, ठीक है, इंसान जो है एक हस्तकुठार हैंड एक्स का यूज करते हुए नजर आएंगे। कुछ क्वार्टजाइट के बनते हुए औजार आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें कौन कौन से ऐसे प्लेस है जहां पर आपको एविडेंस मिलेंगे, तो सबसे पहला एक प्लेस मिलेगा आपको भीमबेटका केव। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं जो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी, और ये वर्ल्ड फेमस गुफाएं हैं क्योंकि यहाँ पर आपको टूल्स भी देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ उस समय के आदि मानव के बनाए हुए
केव पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो एक हुआ हमारे पास कौन सा, भीमबेटका केव। सेकंड है आपके पास हथनौरा, जो मध्य प्रदेश में मिलेगा, जहां पर कहा जाता है कि आपको ह्यूमन फॉसिल्स या ह्यूमन स्कल आपको देखने को मिला। इंसान की जो खोपड़ी है उसके जो एविडेंस है वो आपको कहां पर मिले हैं, हथनौरा में देखने को मिले हैं। इसके अलावा आप जाइए तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक प्लेस होगा जिसको हम बोलेंगे अतीरपक्कम। क्या बोलेंगे, अतीरपक्कम। तो अतीरपक्कम, पल्लावरम, ये सारे साइट्स में आपको क्या मिलेगा, ये टूल्स जो है उनके द्वारा यूज किए गए जितने हथियार हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अगला प्लेस है आपके पास कर्नाटक का हुंसी वैली, हुंसी घाटी या हुंसी वैली, जहां पर भी आपको एविडेंस मिलेगा। नेक्स्ट प्लेस है आपके पास आंध्र प्रदेश, जहां पर कुन्नुल की गुफाएं हैं, यहां पर भी एविडेंस मिला है आपको। ठीक है, अगला है आपके पास राजस्थान का डिडवाना। ठीक है, इसके अलावा है उत्तर प्रदेश का बेलन वैली और साथ ही साथ महाराष्ट्र का बोरी। ठीक, अब इसमें कौन कौन सा एग्जाम पूछा गया उसको ध्यान देना। पहला है भीमबेटका केव के बारे में पूछा जा चुका है, हथनौरा को आप लोग याद रखेंगे, साथ ही साथ अतीरपक्कम को। इसके अलावा आपको याद रखना है बेलन वैली के बारे में, और साथ ही साथ यहीं पर ही एक और वैली मैं आपको बता दे रहा हूं जिसको पीएससी पूछ चुका है, वो है आपके पास सोहन वैली। क्या है, सोहन वैली या सोहन घाटी, जो पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर, ये पाकिस्तान में। तो सोहन वैली कहां पर, पाकिस्तान में, और बेलन वैली कहां पर है आपके पास, ठीक है, कहां है, उत्तर प्रदेश में। सोहन वैली कहां मिलेगा आपको, पाकिस्तान में, और बेलन वैली आपको कहां मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये चार कम से कम आपको यहां पर याद रखना है, भीमबेटका, हथनौरा, अतीरपक्कम, और साथ ही साथ ये बेलन वैली और सोहन वैली। क्लियर है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग्स में कनेक्ट करना था कि कौन कौन सी एज की कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे वहां पर क्वेश्चन आया था, पीएससी का एक प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूं कैसा क्वेश्चन था। जैसे आपको दे दिया गया यहां पर सोहन वैली दे दिया गया, ठीक है, एक सोहन वैली दे दिया गया। ठीक, दूसरा आपके पास यहां पर दे दिया गया मेहरगढ़ दे दिया गया, एक मेहरगढ़ दिया गया, और तीसरा एक था आपके पास यहां पर भीमबेटका। क्लियर, एक आपके पास दिया गया था भीमबेटका। डन। अब इसे क्या करना था, कनेक्ट करना था। कनेक्ट करने के लिए इधर दिए गए थे 3 पॉइंट आपके पास। एक था आपके पास नियोलिथिक एज, क्लियर है, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद था आपके पास मिजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, और तीसरा था आपके पास भीमबेटका, ठीक है, जिसको हम कहेंगे पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पूरा पाषाण काल। क्लियर है। अब जब कनेक्ट करने की बात आई तो यहां पर ध्यान रखना, सोहन वैली जो है आपका कनेक्ट होगा किससे, पैलियोलिथिक एज से। मेहरगढ़ अभी मैं आपको बताऊंगा, मेहरगढ़ संबंधित है किससे, नियोलिथिक एज से। और जब बात आई भीमबेटका की, तो भीमबेटका ऐसा एक प्लेस है जहां पर आपके पास मध्य पाषाण काल का भी मिला है, पूरा पाषाण काल का भी मिला है। कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो नव पाषाण काल की तरफ भी इशारा करते हुए दिखेंगे। क्लियर है। तो एग्जाम में जो आंसर लिया गया था भीमबेटका के बारे में, भीमबेटका को लिया गया था किसमें, मध्य पाषाण काल में। क्लियर है क्या। तो जब एग्जाम में जब आपके पास आएगा तो पीएससी ने क्योंकि भीमबेटका किस में लिया है, मध्य पाषाण काल में, तो आपको भी एग्जाम में जब आएगा तो मध्य पाषाण काल को, या बोलना चाहिए जो भीमबेटका है उसे मध्य पाषाण काल में आपको लेना रहेगा। क्लियर है क्या। ठीक, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन कौन से प्लेस है, कौन कौन से टाइम से बिलोंग करते हैं। क्लियर है क्या। ठीक, तो सोहन वैली, बेलन वैली, सोहन वैली कहां का, पाकिस्तान का, बेलन कहां का, उत्तर प्रदेश का। क्लियर है। इसके अलावा आपके पास जो है जहां पर ह्यूमन स्कल मिला वो कौन सा प्लेस है, हथनौरा, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। हथनौरा कहां, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। ये सारे प्लेसेस को आपको ध्यान में रखना है। जब आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो एग्जाम में या तो 2 मार्क्स में आपको लिखने के लिए बोल देगा कि भाई प्री हिस्ट्री में जो आपके पास पैलियोलिथिक एज है उसके फीचर्स बताइए। तो फीचर्स में उसके लाइफ स्टाइल के बारे में आप बता दोगे, कैसा उनका रहन सहन है, उनका घर वर कैसा रहता था, वो किस टाइप के टूल्स का यूज करते थे, इसके बारे में आप बता दोगे। और उसके बाद आप कुछ एविडेंस जो उनके कहां कहां पर मिले हैं उस प्लेस का नाम आपको बता देना है कि ये प्लेस में आपको इनके एविडेंस मिले हैं। क्लियर है क्या। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास क्या, पैलियोलिथिक एज के बारे में कुछ जानकारी। क्लियर है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें मिजोलिथिक एज की,
ठीक है। मीजोलिथिक एज की बात करें तो मध्य पाषाण काल। इस मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहली एक खासियत आपको याद रखनी है कि इस समय पर आदि मानव ने क्या चालू किया था, पशुपालन, यहां पर डोमेस्टिकेशन, यहां पर पशुओं को इसने पालना चालू कर दिया था। डन। एनिमल हस्बेंड्री यहां पर चालू हो गया था। डन। और पहला जो पशु था वो क्या था, यहां पर डॉग था। क्लियर है क्या? ठीक। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये इसका जीवन क्या होने लगा, स्थायी होने लगा। तो घास फूस की जो झोपड़ी है ये बनाकर अब रहने लगेगा। क्लियर है? थोड़ा बोड़ा जहां पर जानवरों रख सके और खुद भी रह सके वैसी एक व्यवस्था करने लगेगा। इसके अलावा जो टूल्स होंगे, है ना, औजारों की जब मैं बात करूंगा, टूल्स की मैं बात करूंगा, तो टूल्स कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे, माइक्रोलिथ होंगे। क्लियर है? छोटे पत्थरों का क्या करेगा, ये यूज करना चालू कर देगा, क्योंकि जानवर भी क्या होते हैं, थोड़े से फुर्तीले होने लगे, और जानवरों का शिकार करने के लिए माइक्रोलिथ का ये यूज करना चालू कर देगा। क्लियर है क्या? ठीक। अब हम बात करें माइक्रोलिथ या बोलना चाहिए इस प्रकार के पशुपालन के बारे में एविडेंस कहां पर मिलता है, तो पशुपालन का एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस याद रखना है, इसको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। पशुपालन का जो एविडेंस है ये दो जगह पर आपको मिलेगा। एक है आपके पास आदमगढ़। क्लियर है? एक है आदमगढ़ और एक है बागौर राजस्थान। क्लियर है? एक बागौर राजस्थान और एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान, ये दो ऐसे प्लेस है जहां पर आपको क्या मिले हैं, एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस देखने को मिले हैं। कौन कौन सा? बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। ये दो एविडेंस को या दो प्लेसेस को आपको बिल्कुल याद रखना है जहां पर आपको ये एविडेंस देखने को मिले। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास कौन सा, मीजोलिथिक एज, जहां पर एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन की शुरुआत हो रही है। क्लियर है क्या? ठीक। इसके बाद हम बात करें, जब हम नवपाषाण काल की तरफ आते हैं, नियोलिथिक एज में जब आते हैं, तो नवपाषाण काल में जैसे मैंने बताया आपको कि अब जो है पशुओं के खाने के लिए और अपने खाने के लिए व्यवस्था करना है, तो उस समय पर इसके मन में विचार आएगा किसका, एग्रीकल्चर का। तो यहां से शुरुआत क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर या कृषि की शुरुआत इस समय पर नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी। क्लियर है? एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी, तो इस एग्रीकल्चर की शुरुआत के साथ साथ ये एक जगह पर अब क्या करेगा, प्रॉपर घर बनाकर रहना चालू कर देगा। परमानेंट क्या हो जाएगा, ये सेटल हो जाएगा, एक जगह पर सेटल हो जाएगा। भले साल भर के लिए खेती किसानी करेगा रहेगा, बट एक जगह तो रहना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर इन्होंने क्या बनाया, पहिए का भी शुरुआत किया है, पहिए का भी आविष्कार इन्होंने कर लिया। डन। व्हील्स को भी डिस्कवर कर लिया। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, जो फायर है ना, इसका यूज ये लोग करेंगे। पहले क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में उन्होंने खोजा था, और अब क्या होगा, इसका फायर का यूज करना ये लोग क्या करेंगे, चालू कर देंगे। क्लियर है क्या? ठीक। अब टूल्स की बात करें, टूल्स में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, तो टूल्स तो छोटे तो हो गए, बट अब जो है पॉलिश्ड मिलेंगे आपको, चमकदार टाइप के, है ना, चमकदार टाइप के स्टोन आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा शार्प टाइप के, शार्प एज वाले जो है आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नुकीले हो जाएंगे, धारदार हो जाएंगे, जिससे वो लोग क्या कर सकते हैं, अब शिकार कर सकते हैं, या फसलों को काटना है तो काटने के लिए भी लोग यूज करेंगे, जानवरों को फाड़ने में या उनकी खाल उतारने में भी इनका यूज करेंगे। तो सारी चीजें जो है पत्थरों से की जाएंगी। डन यहां तक? ठीक। अब इनके जो एविडेंस मिलते हैं, ठीक, कौन से, नियोलिथिक के। तो नियोलिथिक के एविडेंस जो है, सबसे पहला एविडेंस आपको क्या मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर का। किसका एविडेंस मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर का एविडेंस आपको मिला है 3 जगह पर। ये 3 प्लेस एकदम याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है। और एविडेंस है आपके पास लेक में। क्या है, क्या है भाई, लोथल? कहां लोथल लेके आ गए, कहां हड़प्पन चले गए, अभी इधर पार नहीं हुआ है? अहल से लोथल, और वो हो जाएगा कालीबंगा, और अहम से क्या होगा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है। तुरंत यानी कि पहुंच गया, जंप मार दी। इतना जंप नहीं मारना है, अभी कंप्लीट तो होने दो भाई, कहानी खत्म नहीं हुआ। एल से होगा लहुरा देव, एल से होगा लहुरा देव। के से होगा कोल्डीवा, के से कोल्डीवा। और एम से है मेहरगढ़। क्या है भाई, मेहरगढ़। क्लियर है? ठीक, मेहरगढ़। स्टार्टिंग के 2 प्लेस जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, और ये वाला जो प्लेस है ये कहां मिलेगा आपको, पाकिस्तान में। कहां मिलेगा, पाकिस्तान में, मेहरगढ़ और कोल्डीवा, और आपके पास
लहुरा देव, ये दोनों कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, जब पहले 2017-18 के पहले जब पेपर होते थे, तब उस समय पर लहुरा देव और कोल्डिवा की खोज नहीं की गई थी। किसकी खोज? लहुरा देव और कोल्डिवा की। तो उस समय पर जो आंसर लिया जाता था वो क्या लेते थे हम लोग? मेहरगढ़ को लेते थे कि आपको जो है एग्रीकल्चर के एविडेंस सबसे पहले भारत में, आप बोलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तो भारत में ही था, कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो उस समय लेते थे क्या? मेहरगढ़। बट जब लहुरा देव और कोल्डिवा की खोज हो गई, तब अब आंसर की बात आएगी कि प्राचीनतम या ओल्डेस्ट जो एविडेंस आपको कहां पर मिला ये पूछेगा, तो आपको लेना है क्या? लहुरा देव लेना है। क्या लेना है? लहुरा देव। सबसे पुराना कौन सा? लहुरा देव। लहुरा देव सबसे पुराना। सेकंड नंबर पर आप मेहरगढ़ को लेंगे और थर्ड नंबर पर आएगा ये कोल्डिवा। क्लियर है क्या? सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? लहुरा देव। उसके सेकंड नंबर पर कौन सा होगा? मेहरगढ़। थर्ड नंबर पर क्या होगा? कोल्डिवा हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक। तो पुराने जो क्वेश्चन नजर आएंगे आपको तो उसमें मेहरगढ़ दिखेगा, बट अब जो अपडेट होकर पेपर या बुक्स छप रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है आपको? लहुरा देव देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक। इसके अलावा यहां पर दो और एविडेंस देखने को मिलेंगे जहां पर जानवरों के बारे में कुछ जानकारी मिली है, जिसमें इंसान को एक पशु के साथ दफनाया गया था। और किसके साथ दफनाए होंगे? कुत्ते के साथ में। ठीक है। तो इंसान को कुत्ते के साथ में जहां पर दफनाया गया था उसके एविडेंस मिले हैं, और वो जगह है बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम, जो कश्मीर में पड़ेगा। क्लियर है? तो एक और प्लेस का नाम आप लोग याद रखेंगे जिसका नाम है क्या? बुर्ज होम, जो कश्मीर में है। और इसी के साथ कश्मीर में एक और प्लेस है जिसका नाम है गुफ्रकाल। क्या नाम है? गुफ्रकाल नाम है। ये दोनों प्लेस कहां पड़ेंगे आपके? कश्मीर में पड़ेंगे। और जब जानवर के बारे में पूछा जाएगा, जानवर के साथ कहां पर दफनाया गया, तो आप बताना ये बुर्ज होम में दफनाया गया है। ठीक है। इससे क्या समझ में आता है कि जानवर के साथ दफनाया? तो क्या समझ में आ रहा है इससे? है? हाँ, तो पैट तो होगा। हाँ, अरे भाई, पहले ये होता था कि मान्यता होती थी कि हर इंसान की जो प्रिय वस्तु है उसके साथ में उसको दफनाया जाता था। अरे, भारी खुश हो रहे। ठीक है। तो अभी भी जैसे बुजुर्ग लोग गांवों में जैसे खत्म होते हैं, तो कई लोग, बुजुर्ग लोगों का प्रॉपर एक बर्तन होता था जिसमें वो लोग खाना वाना खाते थे, गिलास होता था, डोकरा वोकरा लोग रहते थे, वो चुनौती रखते थे, पंचायत सीरीज वाला छोटा वाला, पीछे तंबाकू और इधर चूना, है ना, तो चुनौती रखा करते थे वो लोग। तो ये सारी चीजें जो होती थी, जब कोई बुजुर्ग खत्म होता था उसके साथ में रख दिया जाता था, मानते थे कि जाएगा तो उसके साथ में चला जाएगा। तो वैसे ही जब उस समय पर भी वो लोगों ने जब दफनाना चालू किया, तो उन्होंने भी क्या बनाया कि भाई एक व्यक्ति कोई अगर खत्म होता था तो जानवर कहीं ना कहीं उसके अगर प्रिय होते थे तो उसे भी उसके साथ दफनाया जाता था। क्लियर है क्या? तो ये ऐसा एविडेंस कहां पर मिल रहा है आपको? बुर्ज होम में। कहां मिलेगा? बुर्ज होम और गुफ्र काल में। ये दो प्लेसेस पर आपको ये सारे एविडेंस देखने को मिलेंगे। क्लियर है क्या? ठीक। तो तीन प्लेस है जहां पर आपको क्या मिल रहा है? एग्रीकल्चर का एविडेंस मिल रहा है। इसके अलावा दो ऐसे प्लेस हैं, बुर्ज होम और गुफ्रकाल, जहां पर जानवर के दफनाने के एविडेंस मिल रहे हैं, जिसमें बुर्ज होम में आपको आंसर लेना है, कुत्ते के साथ दफनाने का एविडेंस बोला जाएगा। और गुफ्रकाल में इसकी खासियत ये थी कि यहां पर एक जमीन है, जमीन को खोद कर इंसान के रहने के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है क्या? जमीन खोदकर वो लोग रहा करते थे। ऐसे कुछ एविडेंस गुफ्रकाल में आपको मिले हैं। और जानवर के साथ दफनाने का एविडेंस जो है आपको कहां पर मिला है? बुर्ज होम में। क्लियर है? और दोनों प्लेस कहां पड़ेगा? कश्मीर में। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट एक बार बताएंगे यहां तक इतनी चीजें समझ में आई? चलिए, अब एविडेंस कहां कहां पर किस किस टाइप के मिले हैं तो उसको देख लो। ठीक। अब अगर हम बात करें तो इस प्रकार की चित्रकारी, जैसे हमने बताया कि भाई आदि मानव गुफाओं में रहा करता था, तो भीमबेटका ये सब जगह पर जब आप जाएंगे तो इस प्रकार की एक चित्रकारी रेड पेंटिंग्स में आपको क्या है? नजर आएंगी। वैसे इस प्रकार की एक और चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी जिसमें कुछ इंसान जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। ठीक है। तो रेड कलर उस समय कॉमन मिल जाया करता था उनको, तो रेड कलर का ये लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे। तो अलग अलग आकृतियां आपको नजर आ रहे हैं। तो ये लोग, ऐसा होता था, माना जाता है कि ये लोग बाहर जिस जानवर को देखा करते होंगे वैसे ही वो लोग डिजाइन बना लेते थे, और जैसा भी टूटा फूटा आकृति बनाते थे, अब उनके हिसाब से उन्होंने अपने मनोरंजन का साधन इसी को बनाया था। क्योंकि होता ये था, गुफाओं में कई बार ऐसा होता था, बारिश में 6-6 महीना 2-2 महीना उनको गुफाओं में ही रहना पड़ता था, तब ये लोग ये सब पेंटिंग किया करते थे।
ठीक है, रहन सहन आप लोग देख ही पा रहे हो, भाला वाला लेके, छिपकली मार के, हड्डी उड्डी लेके भारी खुश हैं इन लोग। ठीक है, जीवन बहुत ही है ना सुगम है। और ऐसा जीवन आप लोगों को भी अभी कुछ दिन में, अगर ज्यादा ईरान में वॉर चलता रहा तो कुछ दिन में आप लोग को भी ऐसा सुगम जीवन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें लोग पैदल चलते हुए दिख रहे हैं, गाड़ी बस फोटो खिंचाने के लिए रह गया है। ठीक है, गैस तो मिलेगा नहीं, तो हर घर में चूल्हा जलाना पड़ जाएगा, लकड़ी वकड़ी जुगाड़ना चालू कर दो अभी से, होली में पूरा जला डाले होगा तो पता करो फिर नया। ठीक है, नया स्टॉक निकलवा लो। और रायपुर में तो पता नहीं जगह भी नहीं होगा जलाने के लिए, है ना, जलाने के दूसरे घर आग लग जाएगा, ये समस्या है। क्लियर है, नहीं तो गवर्नमेंट आके बैन लगा देगा घर में ही, है ना, तो गैस वैस का इधर समस्या ज्यादा होगा, है ना। तो थोड़ा सा, हाँ, जुगाड़ नहीं, गांव चल देना सीधा। अब क्या जुगाड़ोगे, यहाँ क्या जुगाड़ोगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और है, 15 दिन के बाद गैस का और पेट्रोल का एकदम कंफर्म है। ठीक है, गैस के लिए लाइन लगना पड़ेगा और पेट्रोल के लिए, दो चीज के लिए। ठीक है, बैटरी वाला गाड़ी है तो थोड़ा बहुत है ना, मैं समझ गया ना बोलने वाले। हाँ, बैटरी वाले में थोड़ा बहुत चल जाएगा काम, बट एक टाइम बाद पेट्रोल तो, मोस्टली पेट्रोल गाड़ी तो है अभी तक जब इनके पास, तो उनको समस्या आ जाएगी। ठीक है, अब पेट्रोल लेके आप मान लो बैटरी वाला गाड़ी है, कोचिंग ही बंद रहेगा तो क्या करोगे आके। हम ही लोग नहीं आ पा रहे। ठीक है, और पूरा मॉल वॉल तो बंद ही हो जाएगा। केएफसी वाला तो अभी से लिखना चालू कर दिया है, हमारे यहाँ गैस खत्म हो गया, हम 2 दिन बंद रखेंगे करके। ये अरे नीचे जाके देख के आओ कैसे इलेक्ट्रिक बोल दिया, पूरा का गैस टंकी भरा हुआ है वहां। कुछ और देख के आ गए हो, पूरा देख के आओ, वहां पे गैस का टंकी उन लोग का कमर्शियल वाला पूरा लगा हुआ है, 15-15 20-20 किलो का टंकी वहां लगा के रखे हम लोग। ठीक है, स्टॉक खत्म हो जाएगा, वो लोग को बंद करना पड़ेगा, कमर्शियल को पहले बैन करेगा, उसके बाद घर वाले को भी बैन कर देगा। घर वालों को अभी मिल जाए तो करके चल रहा है, थोड़े दिन बाद उसको भी बंद कर देगा। फिर क्या खाओगे क्या करोगे पता नहीं है। ठीक है, घर ही में नहीं मिलेगा, केएफसी की बात छोड़ो। ठीक है, डन। तो इस प्रकार के क्या मिलेंगे आपको, शैल चित्र अलग अलग स्थानों पर आपको देखने मिलेंगे। ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक सिंघनपुर का गुफा, इस टाइप का एक गुफा भी आपको देखने मिलेगा। माना जाता है कि जो उस समय आदि मानव रहते थे वैसी गुफा में घुस घुस के रहते होंगे बारिश वारिश के टाइम में। ठीक है, ये एक रूम रहता होगा, ये अटैच बाथरूम वहां पे दिया होगा, कुछ व्यवस्था। अरे तो भाई दिन भर बारिश में रहेंगे वो लोग कैसे, तो व्यवस्था देखना पड़ेगा ना भाई, सब चीज उन लोग बना के रखते थे, उन लोग भी एडवांस थे अपने समय के, वो लोग भी एडवांस लोग रहे होंगे ना भाई। मान लो किसी गुफा में अटैच व्यवस्था रहता होगा तो वो ज्यादा थोड़ा सा धनी व्यक्ति में आता होगा, किसी गुफा में कुछ नहीं, तो बेचारा गरीब है। वो एक ही रूम में है, 1 BHK हो गया उसके लिए। क्लियर है, तो अलग अलग व्यवस्था वहां पर देखने को मिलती थी, है ना। आदि मानव का समय था, वो लोग कैसे रहते थे क्या करते थे वही लोग बता पाएंगे। अब जो जो हम लोग देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं तो जान रहे हैं। ठीक है, पत्थरों की बात करें तो इस प्रकार के टूल्स आपको, हैंड एक्स जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, है ना, हस्त कुठार बोल रहा हूँ, ये ऐसा ही एक हस्त कुठार होता हुआ करता था, जिसको ऐसे हाथ से पकड़कर कोई चीज को फाड़ने में, काटने में हम लोग क्या करते थे उस समय पर यूज किया करते थे। ठीक, तो इस प्रकार का हैंड एक्स जो है प्रयोग में लाया करता था। ठीक, और आप देखें तो यहाँ पर सिंगनपुर की गुफा में ही ये जो चित्रकारी अभी देखे थे, ये सिंगनपुर की गुफा की ही चित्रकारी है जो आपको प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कबरा पहाड़, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, जहां पर बहुत सारी चित्रकारी है, तो चित्रकारी के नाम से ये भी फेमस है, जहां पर शैल चित्र जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले। कोई पहचान वाला दिख गया क्या? अरे ये इसी कारण बदनाम है पूरा। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो एक कबरा पहाड़ रायगढ़, रायगढ़ में आपको देखने मिल जाएगा। आसपास किसी को देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहां जब जाएंगे तो आपको इस प्रकार के टूल्स भी देखने को मिले हैं। ठीक है, टूल्स यानी कि इस टाइप के छोटे टूल्स, पॉलिश्ड वाले, शार्प टूल्स, है ना, अलग अलग शेप साइज में आपको देखने को मिले हैं, है ना। और ये जो इस टाइप के टूल्स जो मिलेंगे सबसे ज्यादा आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बड़े टूल्स होंगे तो कौन से होंगे, वो पूरा पाषाण काल से रिलेटेड, और छोटे और धारदार टाइप के होंगे तो नवपाषाण काल से रिलेटेड होंगे। क्लियर है, ठीक। इसके अलावा चितवा डोंगरी की बात करें, जो अभी आप बालोद में जाकर ही देख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है ना, 150 किलोमीटर में आप चले जाओ, ये चितवा डोंगरी भी देखने मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको गुफाएं देखने मिलेंगी, और आसपास के जो पत्थरे हैं, है ना, जो बड़े बड़े पत्थर है, वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको शैल चित्र देखने को मिलेंगे। क्लियर है, अब वो आप खुद उससे समझ में नहीं आएगा, आप लोग को किसी से पूछोगे, वहां पे आसपास ग्रामीण लोग रहते हैं, गांव वाले, वो लोग बता देंगे आपको कि यहाँ पर इस प्रकार का चित्रकारी है। अब क्या पता एक दो ठो लोग खुद भी बना बना के चल देते होंगे ताकि बाहर से लोग देखने आए करके, है ना, कौन जानता है वो लोग कहाँ देखने आएगा, कौन पूछने आएगा। क्लियर है, तो शैल चित्र जो है आपको चितवा डोंगरी में देखने को मिलेगा, बालोद में भी आप देख सकते हैं शैल चित्र इस प्रकार के। ठीक है, चलिए।
ये इस टाइप का कुछ चित्र वहां पर आपके पास यहां पर बना हुआ है, ठीक है। और ये है आपके पास एक महापाषाण काल के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है, मेगालिथिक एज के बारे में। बट ये मेगालिथिक एज जो है आपको छत्तीसगढ़ का जब हिस्ट्री पढ़ते तो उसमें आपको देखने मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री में उसके बारे में ज्यादा एविडेंस नहीं मिले। तो ये इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। महापाषाण काल में क्या होता था, उस समय पर पत्थरों का यूज हो ही रहा है, बट उस समय पर एक खासियत देखने की मिली कि लोगों को जब दफनाया जाता था, तो किसी भी व्यक्ति को जब दफनाया जाता था तो उसके ऊपर बड़े बड़े बोल्डर टाइप के पत्थर को ढक दिया जाता था और एक स्मारक के रूप में एक बड़ा पत्थर वहां पर खड़ा कर दिया। जैसे देख रहे हो ये बड़ा बड़ा पत्थर देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को दफनाया गया और इसके ऊपर क्या किया गया, ऐसा एक पत्थर खड़ा कर दिया गया। ऐसे ही आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है आसपास नजर आएंगे। कुछ पत्थर गिर गए होंगे तो यहाँ पे एक आध को किसी को और दफनाया गया होगा, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे आपको नजर आएंगे। ये भी आपको बालोद के पास, बालोद से धमतरी वाले रोड में कभी जाओगे तो रोड में ही बाएं साइड में आपको नजर आएगा, क्लियर है। तो ये पत्थरों का स्ट्रक्चर है जहां पर किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था। और ये किस समय की खासियत है, आपके महापाषाण काल की खासियत है, क्लियर है क्या, ठीक। तो ये सारे एविडेंस कब के हैं, पूरे के पूरे स्टोन एज के, यानी आदि मानव के समय के। उस समय के एविडेंस आज भी आपको प्रमाणित करते हैं कि उस समय इंसानों का रहन सहन कैसा था, क्या करते थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आया इसमें, ठीक। अब आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, तीनों जो फेज हैं, तीनों जो चरण हैं, उसके विशेषताएं या फीचर्स आपको बताने होंगे, क्लियर है। प्री हिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में डायरेक्ट आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। कहां कहां पर कौन कौन से प्लेस मिले हैं, कहां कहां से कौन से एविडेंस मिले हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में और मेंस में क्या है, पूछे जाते हैं, क्लियर है क्या। इसमें किसी को डाउट है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएंगे कहीं पर कोई भी पॉइंट ऐसा समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो नोट करने वाला पॉइंट मैं आप लोग को बता देता हूं, नोट किया कि नहीं किया, कौन कौन सा पॉइंट नोट किया। तो नोट करने वाले पॉइंट में पहले आप यहां पर इस पॉइंट को नोट कर लेंगे एक बार, कौन कौन से टूल्स आपको देखने मिले हैं, ठीक है। और सबसे पहले पैलियोलिथिक एज के बारे में पॉइंट को नोट कर लेंगे, ठीक है। पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड एक बार लिख लो, पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड आप लिख लो वहां पे, टाइम पीरियड लिख लो और उनके लाइफ स्टाइल के बारे में लिख लो और टूल्स के बारे में लिख लेना। हो गया, लिख लिए वाला, ठीक है। एविडेंस यानी जो जो एविडेंस आपको मिले हैं जिस जिस प्लेस पर, उसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इन प्लेसेस के बारे में, ये स्थानों के बारे में भी आप लिख लेंगे। क्या हो गया, नहीं चल रहे क्या वो? अरे वो नहीं चल रहे क्या, रुक जा। हम्म, ठीक है, उसको बंद कर दो ना, तब तो काम करेगा।
हो गया। प्लेस नोट कर लेना कौन कौन सी जगह पर है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जहां पर जो चीजें मिली हैं। जैसे हथनौरा वाले पॉइंट में स्पेशली ये वाले पॉइंट को, ह्यूमन स्कल वाले पॉइंट को जरूर नोट कर लेना इसको, क्योंकि पूछा जा चुका है। इसके अलावा बाकी जगह पर टूल से ही मिले हैं, बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं मिली है। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भीमबेटका वाले पॉइंट को आप लोग इसको मिजोलिथिक में लिखना है ना, ये लिखा हुआ है अभी किसमें, पैलियोलिथिक में लिखा हुआ है, बट इसको आप लोग मिजोलिथिक में लिख देना। डन, क्योंकि एग्जाम में इसको मिजोलिथिक के अंतर्गत लिया गया है। ठीक, तो आंसर में जब आएगा तो मिजोलिथिक इसको लेना, भीमबेटका केव जो है मिजोलिथिक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपके पास मिजोलिथिक एज। मिजोलिथिक एज में एनिमल हस्बेंड्री चालू हो जाएगा, झोपड़ी बनाकर ये लोग रहना चालू कर देंगे। इसके अलावा ठीक है, कुछ जो एविडेंस है, एविडेंस की बात करें तो एविडेंस आपको कहां कहां पर मिलेंगे, आदमगढ़ और बागौर, ये दो इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको एकदम ही आपको याद रखना है। ठीक है, इन दो प्लेसेस पर आपको एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के जो है एविडेंस देखने को मिले हैं। ठीक, और साथ ही साथ इसी में आप भीमबेटका को भी ऐड कर लेना। ठीक है, भीमबेटका भी इसी में आपको ऐड कर लेना है। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर आ जाइए आप नियोलिथिक में। नियोलिथिक में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपके पास, एग्रीकल्चर, कृषि, व्हील्स, पहिए का आविष्कार, परमानेंट सेटल हो जाएंगे, फायर का यूज करना चालू कर देंगे, टूल्स जो होंगे पॉलिश्ड होंगे, शार्प होंगे, ऐसे टूल्स का ये लोग यूज करना चालू कर देंगे। ठीक है, कहां लिखा, नहीं नहीं यूज ही नहीं किया था वो लोग, यूज करना मैं बता रहा हूँ, यूज नहीं चालू हुआ था। नियोलिथिक में यूज करेंगे उस समय पर डिस्कवर होगा, बस इतना पॉइंट ध्यान रखना। और पत्थर के बारे में अगर पूछ रहे तो पत्थर का नाम था चकमक पत्थर। अरे यानी उस पत्थर, हर पत्थर घर में जाके किसी पत्थर को करोगे थोड़ी ना आग लग जाएगा, स्पेशली कुछ पत्थर होते थे उसी से आग लगता था। ठीक है, जिस पत्थर से आग वो लोग ऐसे दिखाते हैं ना टीवी में, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और, है ना, और आप लोग घर में करके देखना नहीं जलेगा, हर पत्थर में थोड़ी ना आग पकड़ता है। तो चकमक पत्थर एक विशेष रूप का एक पत्थर होता था जिससे वो लोग आग लगाते थे। है? अरे फ्रिक्शन के कारण ज्यादा से ज्यादा चिंगारी चिंगारी निकलेगा, बट वो आग लगाने के लिए स्पेशली एक पत्थर हुआ करता था, चकमक पत्थर बोलते थे। ठीक है, चले, हाँ ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो लवरा देव, कोल्डिवा और क्या होगा, मेहरगढ़, ये तीन प्लेस हैं जहां पर आपको ये एविडेंस देखने को मिले हैं। यहां तक हो गया सब? चलिए अब अगला पॉइंट जो इसमें डिस्कस करना है, जो एक लास्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा, कि इस समय पर कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, कोई सोशल स्ट्रक्चर था, कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, या कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। ठीक है, कोई राजनीतिक व्यवस्था हमें देखने को मिली है, पॉलिटिकल राजनीतिक कोई व्यवस्था देखने को मिली है। क्लियर है? इसके अलावा कोई सामाजिक व्यवस्था, कोई समाज इन लोग का था क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना है। इसके अलावा कोई अर्थव्यवस्था, कोई इकोनॉमी इनकी डेवलप हुई थी क्या, इसके बारे में, और साथ ही साथ धर्म के बारे में कोई जानकारी इसके बारे में मिली है क्या, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक, तो उस समय पर अगर हम बात करें क्या कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, यही सवाल हमारा सबसे पहले खड़ा होगा। कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी राजा, कोई मंत्री, कोई सेनापति, ऐसा कोई था क्या वहां पर? कोई नहीं था। तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका मतलब ये है कहीं पर कोई अर्थव्यवस्था भी डेवलप नहीं हुई होगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में कहीं पर कोई फैक्ट्री, कोई वो लोग व्यवसाय करते थे, कोई उनका बिजनेस होता था, कोई व्यापार होता था, ऐसा भी कुछ नहीं था। इसके अलावा कोई धर्म के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी, कोई मंदिर का, किसी चीज का वो लोग पूजा करते थे, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। ठीक, समाज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, बट एक्चुअल में देखें तो सामाजिक व्यवस्था वहां पर उस समय पर उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। कहा जाता है उनकी जो सोसाइटी होती थी उसको एक नाम दिया गया था, बैंड सोसाइटी बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? बैंड सोसाइटी, कई बार उसको नाम दिया जाता है बैंड सोसाइटी।
ठीक है। बैंड सोसाइटी क्यों बोलते थे उसको? हाँ, नाम, हाँ, ग्रुप्स में रहते थे। जैसे आप देखोगे शादी वादी में बैंड बाजा बारात लगता है ना, तो बैंड वालों में एक बैंड लीडर रहता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में वो बजाते चलता है और उसके पीछे जितने भी आगे पीछे चलने वाले लोग हैं उसी के पीछे फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक। अब वो तो उनका एक हेड की तरह काम कर रहा है, उसके पीछे पीछे सब चल रहे, बट जैसे ही मान लो बाद पूरा शादी का कार्यक्रम खत्म होता है, उसके बाद सब अपना अपना 500-500 रुपए पकड़े और चले जाते हैं। उसके बाद वो मुखिया कोई काम है क्या? नहीं है। उसको कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता। तो वैसे ही होता था इनका भी। एक सोसाइटी जो समाज होता था, इसमें कोई ना कोई ऐसा बीच में ही कोई व्यक्ति क्या बन जाता था, अचानक से कोई मुखिया के रूप में काम करता था और अचानक से उसी समाज में फिर से गायब हो जाता था। क्लियर है? इसी प्रकार की सोसाइटी को क्या बोला गया है? बैंड सोसाइटी बोला गया है। तो इस समय पर एक्चुअल में हम देखें तो कोई सामाजिक व्यवस्था हमको वैसी डेवलप होती हुई नजर नहीं आएगी। यानी अगर ओवरऑल निष्कर्ष निकालें तो ना तो इनका कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ना तो कोई सोशल था, ना तो इकोनॉमिकल कोई डेवलपमेंट नजर आएगा आपको, ना तो कोई धार्मिक चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है क्या? ठीक। समाज बहुत ही सिंपल था। बैंड सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्लियर है क्या? ठीक। तो इतनी चीजों को आपको किससे रिलेटेड याद रखना है? प्री हिस्ट्री से संबंधित इतने बात को याद रखना है। क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि इनके बारे में फीचर्स बताइए, चाहे नियोलिथिक के बारे में बोले, पैलियोलिथिक के बारे में बोले या मेसोलिथिक के बारे में पूछे, तो डायरेक्ट आपको उनके फीचर्स आपको बताने पड़ेंगे। 2 मार्क्स 4 मार्क्स से ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्लेन्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछ देगा कि डिडवाना कौन से प्लेस में है, या सोहन घाटी कौन से प्लेस में है, या आपका अतीरपक्कम कहाँ कौन से राज्य में स्थित है। ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन करेगा, इससे और ज्यादा प्रश्न वो नहीं पूछेगा। डन यहां तक? ठीक। अब जब नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको चेक कर लेना है क्या कोई नए प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर है? कोई नया क्वेश्चन तो नहीं ऐड हुआ है, क्या कोई नया अपडेशन तो नहीं हुआ है। अगर कुछ भी अपडेट अगर होता है तो उसको आपको अपने नोट्स में क्या करना है? ऐड कर लेना है। समझ में आया यहां तक? ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला एक हिस्ट्री का सबसे पहला एक टॉपिक खत्म होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री कहेंगे। ठीक। अब देखिए प्री हिस्ट्री के बाद जो है अगले टॉपिक की तरफ जिसमें हमको बढ़ना है वो हमारे पास क्या रहेगा बताइए? प्रोटो हिस्ट्री रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास हम कहेंगे। प्रोटो हिस्ट्री या क्या? आद्य इतिहास हम कहेंगे। ठीक है। आद्य इतिहास के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया कि यहां पर जो एविडेंस आपको मिले हैं वो रिटर्न तो मिले हैं, बट उसको हम लोग समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, समझ नहीं पाए हैं। रिटर्न एविडेंस तो मिले हैं बट उसको हम समझ नहीं पाए। डन। और इस टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में ही, प्रोटो हिस्ट्री में ही, हम जिस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। किसके बारे में पढ़ते हैं इस समय पर हम? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है इनका जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 2350 से 1750 बीसी तक के टाइम पीरियड को हड़प्पा सिविलाइजेशन का समय कहा जाता है। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा इस समय पर मेटल डिस्कवर हो जाएगा। और कौन सा मेटल डिस्कवर होगा? कॉपर। और कॉपर में अगर हम क्या मिला दें? जिंक मिला दे तो क्या बन जाएगा? ब्रॉन्ज या कांसा बन जाएगा। तो इस समय पर सबसे ज्यादा जो यूज किया गया था वो ब्रॉन्ज का यूज किया गया था, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। क्या कहेंगे हम लोग इसे? कांस्य युगीन सभ्यता भी हम कहेंगे। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से यह जाना जाएगा। क्लियर है क्या? ब्रॉन्ज एज या कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। ठीक।
अब अगला पॉइंट ये कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, इस सिविलाइजेशन के बारे में या सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआती जो जानकारी या जो प्लेस हमें देखने को मिले हड़प्पा सिविलाइजेशन के, ये सारे के सारे प्लेस कहां पर थे? सिंधु घाटी के किनारे थे। इसीलिए इसे एक और नाम दिया जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। या इसी को हम लोग कहते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। तो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसका अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। पहला नाम मिलेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, दूसरा नाम क्या मिलेगा? सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा नाम क्या मिलेगा? ब्रॉन्ज एज भी कहेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहेंगे। क्लियर है क्या? अब एक वर्ड आपको देखने मिल रहा है इसमें, एक वर्ड, एक शब्द जो हम बार बार कह रहे हैं कि इसे हम एक सभ्यता का नाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसे सभ्यता कह रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा एक और वर्ड आप आगे चलकर सुनोगे, वैदिक संस्कृति हम लोग कहेंगे, है ना। वैदिक को सिविलाइजेशन नहीं बोलते, संस्कृति बोलते हैं, ठीक। तो संस्कृति और ये सिविलाइजेशन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या पड़ जाता है? सभ्यता क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। हड़प्पा को सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? हम्म हम्म लैक ऑफ वेपन्स, हथियार तो रहे होंगे, भले छोटे रहे होंगे, है ना, छोटे रहे हो। हम्म और बताओ बाकी लोग। प्लांट सिटी, वो तो उसका फीचर्स हो गया, फीचर्स में आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, संस्कृति और सभ्यता सिविलाइजेशन, ठीक है, और कल्चर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या पड़ जाता है, किस टाइप का अंतर आपको नजर आता है? देखो, एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि एक शॉर्ट टाइम में चीजें रहती हैं, सिविलाइजेशन का इंपैक्ट जो रहता है वो बहुत ही लंबे समय तक नहीं रहता, ठीक है। सिविलाइजेशन जो है एक लिमिट टाइम में, यानी जैसे मैंने बताया कि इसका टाइम पीरियड 2350 से 1750 तक रहा, है ना। तो इस टाइम के बाद आपको कोई भी इसके बारे में कोई विशेष रूप से कोई जानकारी नहीं मिली। और जानकारी ना मिलने का कारण, एक कारण और बना, क्योंकि कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिला। और रिटर्न एविडेंस ना मिलने के कारण हम इनके बारे में कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे सकते कि लोग का रहन सहन क्या रहा होगा, क्या आप खाते पीते रहे होंगे, किस प्रकार की चीजें ये लोग करते थे। हम लोग सारी चीजों को किस में बताएंगे? एक अनुमान के रूप में बताएंगे। क्लियर है? तो रिटर्न एविडेंस ना मिलने के कारण इस दौर के बारे में हम कोई प्रॉपर जानकारी नहीं कह सकते, और साथ ही साथ इसका लंबे समय के लिए कोई असर देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर किसी संस्कृति की जब हम बात करते हैं या वैदिक कल्चर की बात करते हैं, है ना, तो वैदिक संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो उस समय पर जो चारों वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं उसको आज प्रेजेंट टाइम में आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, मंत्र में उच्चारण होता है, पूजा पाठ में सारी चीजों में यूज होता है, ठीक। और आज भी उस समय की ईसा पूर्व की चीजें जो है आज भी चली आ रही है, ठीक। तो संस्कृति ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा एक इम्पैक्ट डालती है। बट अगर सिविलाइजेशन की बात करें, बहुत छोटे शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम में ये डेवलप होती है और उसके बाद आगे उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। क्लियर है क्या? ठीक। इसीलिए इसको क्या बोला गया? एक तरह से सभ्यता नाम दिया गया है, और वैदिक काल को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। ये पॉइंट समझ में आया भाई सभी को? क्लियर है यहां तक? ठीक। तो ये हुआ हमारे पास क्या? हड़प्पा सिविलाइजेशन। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो तीन नाम है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, उसको ध्यान रखना है, और इनका एक टाइम पीरियड। अब देखिए यहां पर, अब रिटर्न एविडेंस तो नहीं मिले, तो अब इसके बारे में पढ़े कैसे, है ना। जो एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं वो पूछेगा कैसे एग्जामिनर, और कौन कौन सी बातों को ये जानना चाहेगा। तो जब इसकी बातें जब यहां पर निकल कर आती हैं, है ना, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा? यहां पर भी हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर है क्या? पुरातात्विक साक्ष्य जो है, इस समय पर जो एविडेंस हमको देखने को मिलेंगे,
है ना, उसी से ही हम क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड के बारे में बता पाएंगे। क्लियर है क्या? पुरातात्विक साक्ष्य से संबंधित जो भी चीजें हैं वही हमें इनका एक इतिहास बताएंगे। जैसे आदि मानव के टाइम में जो चीजें मिली वो इतिहास बता रही थी, वैसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो भी चीजें हमें मिलेंगी वो यहाँ का इतिहास बताएंगे। ठीक, इसमें सबसे इनकी फेमस एक खासियत ये थी कि ये पहली बार एक फर्स्ट अर्बन, ठीक है, पहला एक शहर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम एक अर्बनाइजेशन या नगरीकरण सभ्यता या नगरीकरण व्यवस्था आपको पहली बार यहां पर देखने को मिली। क्लियर है? ठीक, डन। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग इस पॉइंट में कि जो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन जो देखने को मिल रहा है ये पहला क्या है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, नगरीकरण आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? नगरीकरण यहां पर पहली बार आपको नगरीकरण देखने को मिलेगा, सिटी डेवलप होता हुआ आपको नजर आएगा। क्लियर है? अब इसी में आपको क्वेश्चन बन जाएगा भाई, इसी में एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई नगर की मैं बात कर रहा हूं, शहर बोल रहा हूं, तो शहर बोलने का रीजन क्या है कि भाई हड़प्पा को आप सिटी बोल रहे हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन को, तो क्या बाद में कोई शहर नहीं डेवलप हुआ था? ठीक है, इसके बाद या वैदिक कल्चर में या आगे चलकर महाजनपद एरा की बात करते हैं तो क्या कोई शहर डेवलप हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ। हाँ, हुआ था। ठीक है, बट इसे फर्स्ट क्यों कहा गया और इसके बाद, क्योंकि जब हम वैदिक एरा की बात करते हैं तो वहां पे ग्रामीण व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। वैदिक एरा में कोई शहरीकरण नहीं देखने मिला, बट यहां पर शहरीकरण देखने मिला। तो इसको शहरीकरण क्यों कहा गया, या बोलना चाहिए अर्बन सिस्टम क्यों कहा गया? हाँ, तो किस टाइप के फीचर्स रहे होंगे? हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, सिंपल चीज है कि जैसे आप सिटी में, आप खुद आज के टाइम में रायपुर सिटी में रह रहे हो या कहीं पर शहर में रह रहे हो, तो शहर की पहली खासियत ये होती है कि जितने भी घर बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ईंट के बने होते, मिट्टी के घर नहीं होते। तो पहला खासियत ये चीजें पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? अगला पॉइंट ये होगा कि यहां पर ईंटों के अलावा आप देखेंगे कि घर जो बनाए जा रहे हैं वेल स्ट्रक्चर्ड बनाए जा रहे हैं, कि जैसे शहर में प्रॉपर हर चीज व्यवस्था होती है, बाथरूम से लेकर, है ना, किचन रूम, है ना, बैठक रूम, है ना, बेडरूम, सारी चीजें जो है यहां पर बनाई गई थी। रोड हुआ करते थे घरों के सामने। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये कि अगर गांवों में अगर आप जाओगे तो गांव के लोग जो है मोस्टली किस पर डिपेंडेंट होते हैं? एग्रीकल्चर पर। कोई भी अगर मान लो कुछ भी काम कर रहा होगा, बट वो डिपेंड करेगा 80% उसका इनकम कहां से होगा? हमेशा खेती से होगा। बट शहर में रह रहा होगा व्यक्ति, क्या खेती करेगा बताओ? नहीं करेगा, वो अपने बिजनेस पर ही डिपेंड करेगा। तो शहर में ये होता है कि हर टाइप का पर्सन यहां पर आपको देखने मिल जाएगा, लोहार, कारपेंटर, है ना, मैकेनिक बोलो, कोई भी व्यक्ति बोलो, सिविल इंजीनियर बोलो, सारे जो लोग हैं, हर टाइप के जो लोग हैं, एक सिटी के एक रेडियस में जो है आपको हर टाइप के लोग नजर आते हैं। ये शहर की क्या होती है? खासियत होती है। वैसे ही आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी लोग जो है अलग अलग प्रकार के लोग जो है वहां पर नजर आएंगे। और कोई ऐसा नहीं था कि भी केवल और केवल वो एग्रीकल्चर कर रहा हो, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर के अलावा डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन भी आपको वहां पर नजर आएंगे लोगों के। क्लियर है? हाँ, तो कैसे व्यवसाय काम करते हुए नहीं मिलेंगे भाई? हाँ, बिजनेस, कोई व्यापार व्यापारी करता हुआ मिलेगा, बीड मेकिंग शॉप्स मिले तो कोई दुकान में कोई आभूषण बेचने वाले लोग मिले, कोई फैक्ट्री की भी जानकारी मिली जहां पर आभूषण बनाए जा रहे थे, है ना। तो ये सब अगर एविडेंस मिला है तो कोई ना कोई तो बिजनेस से सारी चीजें हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी। ठीक है, तो अलग अलग ऑक्यूपेशन के बारे में भी हमें जानकारी मिली। और देखो, अब रिटर्न एविडेंस नहीं मिला तो बिल्कुल वो जो जो मिला है ना उसके आधार पर ही हम लोग बोल रहे हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि हम लोग क्या होगा। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम बात करें मंदिरों की, तो मंदिर वंदिर के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली, ना तो कोई इनके रीजन के बारे में जानकारी मिल पाती है। जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी, वहां पर जो एविडेंस दिख रहे हैं उसके आधार पर हम केवल क्या लगाएंगे? अनुमान लगाएंगे कि ये लोग इसकी पूजा करते रहेंगे, ऐसा इनका तरीका रहा होगा, इनका रहन सहन इस प्रकार का रहा होगा। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, हड़प्पा सिविलाइजेशन के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला चीज तो क्या पूछ लेगा? उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर अगला पॉइंट पूछेगा उनका टाइम पीरियड क्या था।
तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड के बारे में अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, बट जब आप कार्बन 14 के अकॉर्डिंग बताओगे तो आपको अप्रॉक्स लेना है 2350 से 1750 बीसी के बीच। क्लियर है क्या? ठीक। इसके पहले ध्यान रखना, इसके पहले कुछ समय के लिए, ठीक है, 2350 के पहले, क्योंकि इसका नाम हमने क्या दिया बताओ, इसका नाम क्या दिया हमने? ब्रॉन्ज एज नाम दिया है, कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिया है। तो इसके पहले जो है कॉपर की भी खोज हुई थी। किसके खोज हुई थी? कॉपर की। डन। तो कॉपर की जब खोज हुई थी तो उस समय को हमने क्या नाम दिया था? ताम्र युग नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ताम्र युग हमने नाम दिया था। क्लियर है क्या? ठीक। तो जब मैं कल जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो ध्यान रखना, पहले हम लोग यहां पर ताम्र युग को देख लेंगे एक बार, और उसके बाद फिर हम लोग इस ब्रॉन्ज एज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ताम्र युग बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट कुछ कुछ जगह पर कुछ एविडेंस मिले हैं जिसके बारे में हम लोग जानते चलेंगे। क्लियर है क्या? ताम्र युग होगा और उसके बाद में क्या होगा? कॉपर में जब आप ब्रॉन्ज मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो कांस्य युग बन जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक। चलिए और कुछ फीचर्स इसके बारे में समझ लेते हैं, हड़प्पा के बारे में, ताकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें समझने में आसानी हो। ठीक। देखिए अभी बस समझने का काम करेंगे, लिखवाने का जहां पर लिखने का होगा वहां पर मैं सारी चीजें बताते चलूंगा। ठीक। अब देखिए, इस समय पर जब हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारे भारत में चल रहा था, ठीक है, हमारे भारत में कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। ये नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, इस नदी के नाम से ही डन ये सभ्यता का नाम पड़ा। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता जब भारत में चल रही थी तब उस समय पर ईरान और इराक में भी कुछ सभ्यताएं चल रही थी। क्लियर है? कोई बता सकता है इस समय ईरान में या इराक में जो सभ्यता चल रही थी उसका नाम क्या था? मेसोपोटामिया। क्लियर है? मेसोपोटामिया जो है वहां पर जो सभ्यता चल रही थी उसको हम क्या कहेंगे? मेसोपोटामिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इराक में मेसोपोटामिया। क्लियर है क्या? मेसोपोटामिया। ठीक। इसके अलावा यहां पर एक रिवर के बारे में जानकारी मिलती है जिसके कारण उस रिवर के नाम से भी उस सभ्यता का नाम पड़ा है। कोई पता है उस रिवर का नाम? हाँ हाँ, नील घाटी सभ्यता। नील घाटी सभ्यता भी कई बार कहा जाता है। और इसके अलावा नील घाटी सभ्यता के अलावा यहां पर एक और रिवर आपको देखने मिलेगा जिसको दजला फराद भी बोला गया है। क्या बोला गया है? दजला फराद। क्लियर है? तो इसके नाम से भी उनके सिविलाइजेशन का क्या पड़ा है? नाम पड़ा है। ठीक। तो जब हमारे भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन जब चल रहा था, ठीक है, उसी समय पर पैरेलल में ईरान और इराक में भी आपको सभ्यताएं देखने को मिलेंगी। क्लियर है? यानी सबसे प्राचीन सभ्यताओं की बात करें विश्व में तो दो तीन ही सभ्यताएं सबसे पुरानी है। एक हमारे भारत की हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, और ईरान और इराक में जो सभ्यताएं देखने को मिली ये सभ्यता सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट है। ठीक। और दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, सबसे व्यवस्थित रूप से डेवलप जो हुआ था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन ही डेवलप हुआ था। क्लियर? और अब वहां पर हम बात करें तो उतना ज्यादा व्यवस्थित रूप से आपको चीजें नहीं मिली है। क्लियर? जितना हमें भारत में देखने को मिला है, भारत में जानकारी मिली है। क्लियर है कि यहां तक? ठीक। तो याद रखना, उस समय पर जब हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रहा था तब ईरान और इराक में भी अलग अलग नई नई प्रकार की सभ्यताएं डेवलप हो रही थी। हाँ, मिस्र इसी समय पर है, इसी समय पर सारी चीजें। इजिप्ट का भी इसी समय पर चल रहा था। मम्मी वम्मी वाला जो देखते हो ना, अरे भाई वो मम्मी का जो स्ट्रक्चर था उस समय पर लोगों को किया जाता था, तो मिस्र की सभ्यता भी उसी समय पर चल रही थी। ठीक है? इराक है, ईरान है, इजिप्ट है, ये आसपास ही सारी चीजें हैं। ठीक। तो सारी चीजों का जो आपका मिश्रण है थोड़ा अलग अलग थोड़ा रहेगा, बट वहां पर सारी चीजें चल रही थी। ठीक। तो अगर जब हम बात करें, भारत के लोग कहीं ना कहीं वहां कोई ना कोई बिजनेस करने गया होगा, कोई ना कोई व्यापार करने गया होगा, तो कुछ ना कुछ जानकारी वहां से हमें मिली है। और यहाँ के लोग भी वहां गए होंगे तो वहां से हमें जानकारी मिली है, क्योंकि वहां के लोग जब हमारे भारत में आए तो उन्होंने इस सभ्यता को एक और नाम दिया गया था। उन्होंने नाम दिया था सिंडोन सभ्यता कहा था। क्या कहा था? सिंडोन। क्योंकि हमारे भारत में हड़प्पा वासी जो है, हड़प्पा के जो लोग हैं, उन्होंने क्या खोजा था?
कपास। क्या खोजा था? कपास, जो कॉटन है, जिससे कॉटन बनेगा, उस कपास की खोज करने वाले कौन थे? ये हड़प्पा के लोग ही थे, जिन्होंने किसको खोजा था? कपास को खोजा था। क्लियर है यहां तक? ठीक, चलिए तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, इसको मैं कल एक्चुअल में स्टार्ट करूंगा ताकि आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला भी पॉइंट खत्म हो जाए और कॉपर एज वाला भी खत्म हो जाए। कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक पहला क्वेश्चन। कोपनहेगन में आपके पास एक म्यूजियम है, ठीक है। तो कोपनहेगन के म्यूजियम में क्या किया गया है, जो मेटल्स मिलते गए उसके बेस पर टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया। ध्यान समझना, टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया पाषाण में, ठीक है, कांसे में और आयरन में। ठीक, इसमें ध्यान रखना यही पाषाण युग क्या है आपके पास, बताओ? यही क्या है? प्री हिस्ट्री है, पाषाण युग। कांसा वाला क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ? प्रोटो हो जाएगा। और ये आयरन वाला क्या हो जाएगा? ठीक है, यही है हमारे पास क्या? वैदिक एज, या इसी को हम लोग हिस्टोरिकल एज कहेंगे। क्लियर है? ठीक, यानी जब वैदिक एरा की शुरुआत होगी तो उस समय पर लोहे की खोज हो जाएगी, तो उस समय के पूरे समय को हम क्या कह देते हैं? आयरन एज कह देते हैं। डन। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोपनहेगन के जब हम संग्रहालय में, म्यूजियम में जब जाते हैं, तो पाषाण, कांस्य, लौह का जो त्रियुगीन विभाजन जो हुआ है, या 3 पार्ट में ट्रायंगुलर डिवीजन जो हुआ है, ये डिवीजन किसने किया है? किसने किया है? ठीक है, बताओ। किसने किया है? तो याद रखेंगे, थॉमसन ने इस प्रकार का ट्रायंगुलर डिवीजन जो है स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन एज के नाम से किया है। इस पॉइंट को नोट कर लेना भाई, है ना। ये डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा के रूप में आपको पूछा जा सकता है, तो थॉमसन का नाम लिख लेना। थॉमसन ने ट्रायंगुलर डिवीजन किया है स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन में, और कहां पर किया है? कोपनहेगन में। डन। ये कोपनहेगन कहां है, किसका कैपिटल है? कोपनहेगन किसका कैपिटल है भाई? सुना सुना, देखा देखा, गए हुए टाइप का लग रहा है, ठीक है, डेनमार्क का कैपिटल है कोपनहेगन। डेनमार्क, ठीक है, डन। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? इस प्रकार का एक म्यूजियम देखने को मिलेगा जहां पर यह डिवीजन किया गया है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास। सबसे पहले पूरा पाषाणिक उपकरण खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या था, बताओ? ऑनलाइन वाले भी आंसर करेंगे भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी आंसर करेंगे। और रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है ना, वो एक्चुअल में था क्या? ट्रैवलर था, घूमने वाला था, कोई बोटेनिस्ट था, या कोई, है ना, पुरातत्व आर्कोलॉजिस्ट था, या जियोलॉजिस्ट था? हाँ, अच्छा, हाँ, हम्म, चलो ऑनलाइन वाले भी बताओ भाई, आंसर करो आप लोग भी, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ सुनो, ध्यान सुनो। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है जियोलॉजिस्ट भी था और आर्कियोलॉजिस्ट भी था, दोनों था। ठीक है, ये दोनों था, ए एंड बी दोनों आएगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है ये जियोलॉजिस्ट भी था, ठीक है, भूगर्भ शास्त्री भी था, और साथ ही साथ ये आर्कियोलॉजिस्ट भी था। इसी ने 1863 में, याद रखना फिर से मैं बता रहा हूं, पल्लावरम तमिलनाडु में, पल्लावरम, ठीक है, तमिलनाडु में इसने क्या खोजा था? हैंड एक्स खोजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ प्री हिस्ट्री भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास के पिता के रूप में यह जाना जाएगा। ठीक है, प्राग इतिहास के पिता के रूप में। डन, चलिए ठीक है, तो ए और बी दोनों आएगा। ठीक है, जियोलॉजिस्ट भी था और ये भी था। अगला बताओ, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाएगा? बताइए, बाकी लोग बताइए भाई। ठीक है,
कनिंघम जो है भारत में जब अंग्रेजों की बात आती है तो अंग्रेजों में आप देखेंगे कि अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं शुरुआत किए थे। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब शुरू हुआ था तो भारत में आर्कियोलॉजी की शुरुआत जिसने की थी वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके अलावा एक वायसराय को भी हम लोग यहाँ पर याद करते हैं जिसने आर्कियोलॉजिकल जो आपके पास डिपार्टमेंट है उसमें पुरातत्व विभाग को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया था। कौन थे बताओ? बाकी लोग बताओ। हाँ, मैं बोला कि आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है पुरातत्व विभाग जो है उससे संबंधित एक वायसराय का भी नाम हमारे भारत में आता है जिसने इस पर वर्क किया था। हाँ, नहीं, जॉन मार्शल नहीं है। जॉन मार्शल तो उस डिपार्टमेंट का वो था, डायरेक्टर जनरल था, डीजी था वो। अरे दयाराम साहनी वो कोई थोड़ा, वो लोग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग थे, वो लोग एम्प्लॉय थे केवल। जितने भी इंडियन का नाम देखते वो सब एम्प्लॉय थे और जितने भी अंग्रेजों का नाम देखते वो लोग डायरेक्टर जनरल थे, निदेशक थे वो लोग। बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बताएंगे? ठीक है, तो इन्होंने जो नाम बताया था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड उठाकर देखना आप लोग। ठीक है, तो उसने जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बनाने में अपना एक योगदान उस समय पर दिया था। क्लियर है? तो याद रखना वायसराय का नाम लॉर्ड कर्जन। कब आया था? 1899 से लेकर 1905 के बीच में। क्लियर है? ये लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है, वायसराय। क्लियर है? कर्जन का टाइम पीरियड है। इसी टाइम पीरियड में यही वो है जिसने क्या किया था, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, लॉर्ड कर्जन। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के एविडेंस आपको कहां पर मिलते हैं? कहां मिलते बताओ? ठीक है, कहां मिलेगा हमें? बागौर में मिलेगा। किस जगह पर मिला? बागौर में एविडेंस मिला। और ये बागौर कहां पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। बागौर कहां पड़ेगा? राजस्थान में। बागौर राजस्थान। क्लियर है क्या? ठीक, एक और प्लेस हम लोग पढ़े थे, वो कौन सा है? आदमगढ़। ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक, अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता है या आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके जो केव पेंटिंग्स है उसके महत्व को उसने बताया? कौन था बता? नाम अच्छा लग रहा है करके बता रहे हो कि पता है? हाँ, चलो ऑनलाइन वाले बताएंगे। यहां पर भीमबेटका की गुफाओं को पहली बार देखने का काम किसने किया और उसके बारे में जानकारी देने का काम किसने किया? बताओ। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे वीएस वाकनकर। वीएस वाकनकर वो आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने भीमबेटका को पहली बार देखा और उसके जो शैल चित्र हैं, केव पेंटिंग्स हैं, उसके महत्व को उसने बताया। ठीक है, कौन है ये? वीएस वाकनकर। इसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक, नोट करते चलो भाई, पहली बार जो लोग देख रहे हो वो लोग नोट करते चलो। चलिए अगला देखिए भाई। कुत्ते के साथ इंसान को कहां पर दफनाया गया था? बुर्ज होम में। ठीक है, बुर्ज होम में। क्लियर है? और गुफ्र काल के बारे में पूछेगा तो यहां पर एक गर्त आवास आपको मिला। गर्त आवास यानी कि जहां पर गड्ढे खोदकर इंसान क्या करते थे? रहा करते थे। मेहरगढ़ में क्या मिला है आपको? एग्रीकल्चर का एविडेंस आपको मिला। डन। बट इसके पहले अगर पूछा जाए भारत में अगर आएगा तो लहुरा देव, और लहुरा देव के बाद मेहरगढ़ और तीसरे नंबर पर कोल्डीवा। क्लियर है? लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोल्डीवा, ये 3 नाम आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड याद रखने हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि बुर्ज होम जो है किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा किससे रिलेटेड है? नियोलिथिक एज से रिलेटेड है। कौन सा? क्या हो गया थर्ड वाले को? क्या है मारतंड? क्या इसके बारे में कुछ नहीं बताया हूं। जबरन थोड़ी बताऊंगा भाई, ऑप्शन ऐसी जबरन भी दिया रहता, उसमें क्या है? ठीक है, अब छत्तीसगढ़ लिख देता तो वहां पे, या छत्तीसगढ़ का भिलाई लिख देता, रायपुर लिख देता, तो अब थोड़ी ना हर चीज हर जगह मिलेगा। ठीक है, डन। तो इतनी चीजों को पॉइंट में नोट करते चलना। ये बताने का मतलब ये था, ये क्वेश्चन जो है
मैं बताया तो नहीं था, बट प्रीवियस ईयर या कहीं ना कहीं अचानक से कोई कोई क्वेश्चन पूछ लिया है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको आपको ध्यान से देखते चलना है, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है वो भी देखना है। डन। तो प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन आप लोग बनाओगे तो वहां पर जैसे मैंने अभी देखा कोपनहेगन वाला पॉइंट आया, तो वैसे जो जो पॉइंट मिलेंगे उसको शॉर्ट पॉइंट नोट करके आप लोग अपने नोट्स में ऐड ऑन करते चलना। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉपर एज, छोटा सा एक पॉइंट में बता दूंगा ताम्र सभ्यता के, ताम्र युग के बारे में, और ताम्र युग के बाद फिर हम लोग हड़प्पा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, यहां पर किसी को कहीं पर कोई डाउट है तो अपना डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नोट से तो आपको मिलेगा, बट आप ध्यान रखना कि आप लोग खुद के जितने पॉइंट आप लोग नोट करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, और वो सारी चीजें जो है आपको याद भी रहेंगी। ठीक है, चलिए बताइए, इधर किसी को डाउट? इधर भाई? ठीक है, तो कल रिवीजन करके आओगे, कल पूछूंगा पहले और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।